यूपी के धर्मगुरु तौकीर रजा खान कई विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई तो बीजेपी ने तीखे सवाल किए। कहा कि जो आदमी देश का नक्शा बदलने की बात करता है, सपा और कांग्रेस उनका साथ दे रही है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के तौकीर रजा सर हमारे साथ में हैं। तौकीर सर, आपका बयान आया कि जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, उन्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। एक धर्मगुरु और एक इतने प्रतिष्ठित हजरत बरेली शरीफ से जुड़े हुए शख्स का ये कहना आपको नहीं लगता है कि हेट स्पीच के दायरे में है? नहीं, हेट स्पीच के दायरे में मैं ये कहता हूँ कि इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा, आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे नौजवान हमने कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, और आपकी अगर हमारे खून से प्यास बुझती है तो हम तैयार हैं मरने के लिए। कोरोना पीरियड चल रहा है, हम 20 लाख एक बार में नहीं दे सकते। 20,000 करके मैंने इस्लामी इंटर कॉलेज की फील्ड में 20,000 नौजवान सर पे कफन बांध के बुलाए और मैंने ऐलान किया कि आइए। एक हफ्ता पहले ऐलान किया था कि 20,000 नौजवान कत्ल होने के लिए आएंगे, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। आप चाहे अपनी पुलिस से हमें मरवा दो या अपने आतंकवादियों से हमें मरवा दो, हम मरने को तैयार हैं। अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है। और अगर लड़ने का ही शौक है तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर, ये काट दिया। हमारे साथ चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हम पाकिस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में शामिल करने की शक्ति रखते हैं। यह है मेरा पूरा बयान। जिस शख्स ने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों के साथ ये करो वो करो, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, वो उसकी जेल जाने की नौबत है। एक शख्स उसमें से जेल चला गया जो उस वक्त वहां पर था। तमाम सारे हिंदू लोगों ने उनका विरोध किया, सोशल मीडिया पर खुद से उन्होंने विरोध किया। आपको क्या जरूरत पड़ गई कि उनके बयान का आप रिएक्शन यहां पर बरेली में दें और इतने नौजवानों को इकट्ठा करें और आप फिर वहां कहें कि बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं उन तमाम लोगों का, उसमें कितने डीजीपीज हैं जिन्होंने उसका विरोध किया, आर्मी जनरल हैं और 5 आर्मी जनरल, उन्होंने उसका विरोध किया। और कितने हिंदू संगठन, कितने हिंदू वकील हजरात, मैं उन सबका एहसानमंद हूँ, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन उनकी आवाज़ कहीं सुनी नहीं गई। हुकूमत ने उनके खिलाफ न मुकदमा कायम किया, न उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, मुकदमा कायम हो चुका है। बाद में हुआ है, बाद में हुआ है। मेरे प्रोग्राम के बाद, आप जरा गौर कीजिए, मेरे प्रोग्राम के बाद हुआ है। उससे पहले ना मुकदमा कायम हुआ, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो सर, क्या जरूरी है कि हेट स्पीच का मुकाबला हेट स्पीच से दिया जाए? तो मेरी स्पीच आप सुन तो लो एक बार। अगर उसमें कहीं आपको हेट लगता है तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर उसमें से कुछ गलत हुआ तो आप माफी मांगने को तैयार हैं? उसमें अगर एक भी लफ्ज गलत है, मैं बिल्कुल पूरे देश से माफी मांगने को तैयार हूं। मैं हिंदू मुस्लिम एकता चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, किसी भी हालत में फसाद नहीं चाहता। संबित पात्रा ने कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसी 1 मिनट के स्पीच को चलाया जिसमें आप ये सारी बातें बोल रहे थे। अब आपका कहना है संदर्भ दूसरा है और आपका वो मतलब नहीं था कहने का। नहीं, मेरा तो देखिए ऐसा है, इनको तो विरोध करना ही है। क्योंकि संबित पात्रा, मैं बड़ा समझदार आदमी समझता था उन्हें, और मैं ये समझता था कि किसी भी विषय पर बोलने के लिए उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने नफरत फैलाने की कोशिश मेरे नाम से, और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, अपनी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ा रहा हूँ। अगर मेरी पार्टी चुनाव लड़ती तो उनकी पार्टी को कुछ फायदा हो जाता। और अब मैं जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ, उनको अंदाजा है कि मैंने कांग्रेस का 2009 में समर्थन किया था, सरकार बनी थी। उन्हें अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जाने वाली है। इस वजह से उन्हें तो विरोध करना ही है। और मेरी हर अच्छी बात और किसी भी अच्छी बात को वो कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं। वो
बुराई के समर्थक है। हेट स्पीच हिंदू हो या मुसलमान हो, मेरा मानना यह है कि जो भड़काऊ भाषण देता है, भड़काने की बात करता है, दंगे की बात करता है, अगर हिंदू है तो वो हिंदुओं का दुश्मन है, और अगर मुसलमान ये काम करता है तो वो मुसलमानों का सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से बड़ा दुश्मन मैं उसे मानता हूं जो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की बात करता है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अपर्णा यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर राष्ट्रवादी पार्टी जा रही हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अपर्णा यादव के जाने से बीजेपी में समाजवाद का विस्तार होगा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। उन्होंने भाजपा का आभार जताया और पीएम मोदी की तारीफ की। इस देश को हमें बचाना है तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है, और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था, और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी, मेरे लिए वो शिरोधार्य रहेगा। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपर्णा को काफी समझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम के पीछे? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है। प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। अपर्णा 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी। अपर्णा योगी आदित्यनाथ की करीबी हैं। योगी सरकार ने अपर्णा को वायु सुरक्षा दे रखी है। अपर्णा के पति प्रतीक यादव राजनीति में नहीं है। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर बाहर आ गई है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरीके से परिवार में कलह मची और परिवार बिखरा, उसका असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया था। अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी को एक सांकेतिक नुकसान तो जरूर हो सकता है, पर इसका बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाए, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने भी अपर्णा यादव को इसलिए लिया है क्योंकि वो मुलायम के परिवार की हैं। ऐसा कोई उनका जनाधार हो लखनऊ में, ऐसा नहीं है। ना ही वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलती हैं, ना ही वो कभी किसी नीति को लेकर के इतना ज़्यादा मुखर रही हैं। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में चुनाव से पहले ईडी की रेड को लेकर सियासी पारा गर्म है। रेत के अवैध खनन को लेकर ईडी की मंगलवार से छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक इस छापेमारी में अब तक 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जिसमें से 8 करोड़ रुपए तो पंजाब के मुख्यमंत्री के भांजे के घर से मिले हैं। लेकिन इस पर सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिस्तर पर रखी नोटों की ये गड्डियां ईडी ने बरामद की हैं। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये पैसा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी और उसके सहयोगियों के घर से बरामद हुआ है। करीब 8 करोड़ रुपया हनी के घर से, जबकि बाकी 2 करोड़ उसके सहयोगियों के घर से बरामद हुआ है। रेत के अवैध खनन को लेकर मंगलवार सुबह से ईडी की छापेमारी पंजाब में 10-12 जगहों पर चल रही है। इसे लेकर अब सियासी पारा गर्म है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਰਟ खोल के रखी गई कि इसनों अरेस्ट करके लेके आना है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पेश किया जाएगा। रेत के अवैध खनन का ये मामला 2018 का है, जब पंजाब पुलिस ने नवांशहर में केस दर्ज किया था। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और पंजाब चुनाव के ठीक पहले मोहाली, जालंधर, पटियाला समेत 10-12 जगहों पर छापेमारी शुरू की है।
चन्नी साहब की सरकार आई। आम आदमी पार्टी इस छापेमारी के बाद चन्नी को आड़े हाथों ले रही है। क्या हम ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जिस सूबे के मुख्यमंत्री पर नजायज रेते के खनन, नजायज रेते की माइनिंग के चोरी के आरोप लगे, उसके परिवार वालों के घरों से करोड़ों रुपए मिले। चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियों की रेडें इन पे हो रही हैं। क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब में, ये मैं आज पूछना चाहता हूं। इस रेड को लेकर पंजाब में सियासी पारा गर्म है। हालांकि ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।